वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आपके एसएसटी के एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं। होप कि आपके पिछले पेपर जो भी हुए हैं वो अच्छे गए होंगे। तो आज हम एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक सी रिवीजन सीरीज है जिसमें आप सारे चैप्टर्स के नोट्स देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे। तो ये आपको बिल्कुल टर्न बाय टर्न मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो 20 मार्क्स का जो सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ 3 ही चैप्टर कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन ये तीनों ही चैप्टर ने मुझे पता है कि आपकी नींद उड़ाई हुई है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स याद करना मुश्किल, इवेंट्स याद करना मुश्किल है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन सब नामों को, उन सब व्यक्तियों के नामों को याद करना मुश्किल है, क्योंकि वो सब नाम उतने ज्यादा फेमिलियर, उतने ज्यादा जाने पहचाने नहीं है जितने हमारे खुद के होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं जिसमें सारी डेट, सारे नाम हमने इंक्लूड किए हैं ताकि आप सारी स्टोरी को जो है फटाफट से याद रख सकें। तीनों ही चैप्टर का रिवीजन हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूरोप की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे इवेंट्स इसमें शामिल है और इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत हम करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद से। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? आप सबको पता है। फ्रांस की राज्य क्रांति जो है वो 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद फिर वहां पर लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई और लोकतंत्र की स्थापना को बल मिलते मिलते फिर क्या हुआ? फिर 1804 तक वहां नेपोलियन का शासन हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हो गया और नेपोलियन ने वहां नेपोलियनिक कोड लागू किया, नेपोलियनिक संहिता लागू की। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मेन थीम है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद से ही हम शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद से जब आप ये चैप्टर शुरू करते हैं तो आप शुरू कहां से करेंगे? फ्रेडरिक सोरेउ से शुरू करते हैं। फ्रेडरिक सोरेउ जो था वो एक फ्रांस का चित्रकार था जिसने पहली बार जो सामाजिक राज्य हैं, जो राज्य हैं वास्तविकता में, उन राज्यों की संरचना कैसी होती है, उन राज्यों को एक पर्सोनिफाई किया, उनका व्यक्तिकरण किया, जहां उसने जो स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति है उसके आगे से राज्यों का एक जुलूस निकल रहा है, उसकी एक चित्र बनाई थी। तो वो आप सब पढ़ चुके हैं। उस चित्र में क्या चीज किस चीज को सिंबलाइज करती है वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। तो हम मेन जो इस चैप्टर में मुख्य मुख्य जो आपके इवेंट्स है, डेटाज है, उन्हीं पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किसे माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति को माना जाता है और उसके बाद में 1804 में नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड या सिटीजन कोड भी कहा जाता है, उनके जन्म पर आधारित अधिकार उन्होंने समाप्त कर दिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उसके क्या इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो सबसे पहला जन्म पर आधारित सारे जो अधिकार हैं वो समाप्त किए गए। टैक्सेशन जो है वो सब जगह कॉमन किया गया, एक जैसा किया गया। उसके साथ साथ जो संपत्ति का अधिकार है वो दे दिया गया और साथ ही एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया? जो फ्यूडल सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया, यानी जो संघीय राज्य बना हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह केंद्रीय राज्य की स्थापना की गई। तो ये थी नेपोलियनिक कोड। उसके बाद में इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो है 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सदी को गिनते हैं तो उससे जो है पीछे का अंक लेके चलते हैं। तो 18वीं सदी के दूसरा भाग यानी कि 1750 के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। 1750 के बाद, ठीक है। नेपोलियन ने क्या किया था? अलग अलग नाप तोल की व्यवस्था को एक जैसा बनाने के लिए 39 राज्यों का एक संघ बनाया था। एक बड़ी समस्या ये थी कि बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उन छोटे छोटे राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते ही मेजरमेंट चेंज हो जाता था। करेंसी यानी कि मुद्रा उनकी अलग अलग हो जाती थी, उनकी नाप तोल, उनकी टैक्सेशन सब बिल्कुल अलग अलग थे। तो ये चीजें बड़ी प्रॉब्लम दे रही थी लोगों को। नेपोलियन ने क्या किया? 39 राज्यों का एक संघ बनाया और उस संघ में एक जैसा नाप, एक जैसा तोल, एक जैसी करेंसी यानी मुद्रा और एक जैसा टैक्सेशन लागू किया नेपोलियन ने पहली बार। फिर 1834 में प्रशा की पहल पर भी एक शुल्क संघ बनाया गया था और उस शुल्क संघ को नाम क्या दिया गया था? उस शुल्क संघ को नाम दिया गया था ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन याद रखना है आपको।
जेकोबियन क्लब जिस तरह से बने थे, ज़ोल्वरीन्स भी उसी तरह बने। तो ये ज़ोल्वरीन्स जो है 1834 में बना था प्रशा की पहल पर। प्रशा कहाँ था? प्रशा जर्मनी का एक प्रमुख राज्य था। तो आपको ध्यान रखना है कि 39 स्टेट्स को कंबाइन करके जो एक संघ बनाया गया था वो तो नेपोलियन ने बनाया था, और 1834 में जो बना था वो जर्मनी में बना था और प्रशा की पहल पर बना था। प्रशा जर्मनी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके बाद 1815 में नेपोलियन की हार हुई और ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने इसे मिलकर हराया था। और इसके बाद में एक संधि की गई जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज कहा जाता है, वर्सिलीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, या जो वर्सेल का सेटलमेंट भी उसको कहा जाता है। इसमें क्या किया गया? इसमें जर्मनी के टुकड़े, इसमें फ्रांस के टुकड़े कर दिए गए और फ्रांस को और जर्मनी को बांट लिया इन राज्यों ने आपस में मिलके। किन किन राज्यों में? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलके आपस में बांट लिया। और यहीं से जो है वो एक कंपटीशन, एक जिसको हम कह सकते हैं एक अजीब से ऐसे कंपटीशन की शुरुआत हुई, जिसकी अंततः बाद में जाकर परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। वो कहां से शुरू हुआ? वो 1815 से शुरू हुआ। तो अगर हम नेपोलियन को एक बार क्विक से वापस रिवाइज करें तो 1804 में पहली बार नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट घोषित किया, और उसके बाद में 1804 में ही नेपोलियनिक कोड या नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता या जो समान संहिता या सिविल कोड, कोई भी नाम आप ले सकते हो, उसको लागू किया गया, जिसमें जन्म पर आधारित अधिकार समाप्त किए गए। फ्यूडल जो सिस्टम था, जो संघीय सिस्टम था, उसको समाप्त किया गया। बहुत सारे जो है चेंजेस किए गए। लेकिन 1815 में नेपोलियन की हार हुई। उसके पीछे के भी कुछ रीजन है कि नेपोलियन ने टैक्स बहुत बढ़ा दिए थे, नेपोलियन ने जबरदस्ती लोगों में सेना की भर्ती शुरू कर दी थी, और साथ ही साथ नेपोलियन ने कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जो लोगों को पसंद नहीं आए थे। इसके बाद इटली के क्रांतिकारी जैसेपे मैजिनी, जो आप रेवोल्यूशनरीज पढ़ते हैं, जैसेपे मैजिनी जो कि 1807 में जन्मे थे, उन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। नाम थे यंग इटली और यंग यूरोप। लेकिन एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि जैसेपे मैजिनी किस संस्था के जो है सदस्य थे? इन दो की तो उन्होंने स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप, लेकिन वो शुरुआती टाइम में सदस्य किसके थे? तो वो शुरुआती टाइम में सदस्य थे एक ऐसी संस्था के जिसका नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी, ठीक है ना, याद रखना है। तो ये तीन संस्थाएं ऐसी है जो जैसेपे मैजिनी से रिलेट करती है, जिसमें कार्बोनरी के वो सदस्य थे, और यंग इटली और यंग यूरोप की उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, उसकी स्थापना उन्होंने की थी। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं यूनानियों का संघर्ष। यूनानियों का संघर्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस या यूनान जिसको कहते हैं, वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था सबसे पहले, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य जैसे जैसे कमजोर होता गया, वैसे वैसे यूनान जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगा। 1821 में ये छटपटाहट, या ऐसा कह सकते हैं कि ये मूवमेंट, ये क्रांति शुरू हुई, और 1832 में कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई थी, कुस्तुनतुनिया का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यूनान को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो इस तरह से ये कुछ स्टोरीज हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाई का दशक था। भारी जो है मंदी आ गई थी यूरोप में। कब? 1830 के दशक में। इसके रीजन क्या थे? इसके रीजन सबसे पहला था जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में भारी संख्या में वृद्धि हुई, और हम जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो खाने के लिए ज्यादा चाहिए होता है, तो लोगों को रोजगार ज्यादा चाहिए होता है। ये जब वो पूरी तरह प्रोवाइड नहीं करवा सके तो वहां पर आर्थिक मंदी आ गई थी, उसका सामना उनको करना पड़ा था। बाहर से आने वाले जो सामान थे उनसे भी प्रतिस्पर्धा होने लगी। बाहर से आने वाले यानी कि ब्रिटेन से आने वाले, हम अब भी पढ़ चुके हैं कि जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, यानी कि 1750 के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसमें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है, ये चीजों को अब ध्यान में नहीं रखना है कि इंग्लैंड में ही क्यों हुई, उसके क्या रीजन थे, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आपको बस ये देखना है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, और उसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोप को ये झेलना पड़ा कि बाकी जगह पर भारी मंदी आ गई थी 1830 आते आते। यानी कि 80 सालों में इंग्लैंड ने लगभग पूरे यूरोप, या ये ऐसा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अपनी औद्योगिक क्रांति की वजह से अपनी धाक जमा ली थी।
अब जो प्रारूप तैयार करना था कि सत्ता किस प्रकार की होगी, उसको प्रारूप तैयार करने के लिए राजा को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में ये सभा भंग हुई। ये कौन सी थी? ये 1848 की जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। 1848 की जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, जिसमें जनता के चुने हुए 800 से ज्यादा प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट पहुंचे थे और वहां चर्च में उन्होंने पार्लियामेंट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। इसके बाद की महत्वपूर्ण इवेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके चैप्टर में है, वो 3 घटनाएं हैं। एक है आपके जर्मनी का एकीकरण, दूसरा इटली का एकीकरण और तीसरा ब्रिटेन का एकीकरण। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट जर्मनी वाज इंटीग्रेटेड थ्रू वॉर and Italy was integrated through diplomacy and Britain was integrated by some of an important or you can say very strange way। तो वो क्या है अलग अलग वे? जर्मनी जो जीता गया था या एकीकृत कर दिया गया था, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा जो योगदान हम कह सकते हैं वो ओटो वॉन बिस्मार्क का था। ओटो वॉन बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का प्रधानमंत्री था और उसने सबसे पहले एक ऐसी नीति अपनाई जो अब से पहले इस तरह से नहीं अपनाई गई थी। इसके बाद प्रशा के एकीकरण को संभाला। प्रशा जो है, प्रशा का प्रधानमंत्री था जिसने पूरे जर्मनी के एकीकरण का भार अपने कंधों पर लिया, वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क। और ओटो वॉन बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति। आपको याद रखना है, ओटो वॉन बिस्मार्क अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। तो ये जो लौह और रक्त की नीति ओटो वॉन बिस्मार्क ने अपनाई थी, उसकी वजह से उसने क्या किया, उसने 7 सालों में 3 युद्ध लड़े। कितने सालों में? 7 सालों में 3 युद्ध लड़े। पहले उसने ऑस्ट्रिया को हराया, फिर फ्रांस को हराया और उसके बाद डेनमार्क को हराया। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क, इन 3 देशों के साथ 7 सालों में 3 युद्ध लड़े और फाइनली इनके पास जितनी भी जर्मनी की जो जमीनें थी उन सबको इकट्ठा करके और एक जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। और इस जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1871 में। 1871 में। आपको जो याद रखनी है, नाम जो याद रखनी है, डेट्स, those things are only given here। सिर्फ वही चीजें यहाँ दी हुई है, कोई भी व्यर्थ की चीज आपको नहीं दी जा रही है। आपको सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप इतनों को कनेक्ट करके एक पूरी स्टोरी बना सकते हो तो आप व्यर्थ की चीजें क्यों याद करें, है ना। तो आपको याद ये रखना है कि प्रशा का प्रधानमंत्री था, नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। उसने 7 सालों में 3 युद्ध लड़े। 3 युद्ध किसके खिलाफ लड़े? 3 युद्ध लड़े उसने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के खिलाफ और फाइनली उनसे अपनी सारी जमीनें लेकर, सारे राज्यों को छीन कर और जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1871 में की थी। और प्रशा के जो राजा उस समय थे, केसर विलियम फर्स्ट, उनको जर्मन सम्राट बना दिया था। और बिस्मार्क ने नीति कौन सी अपनाई थी? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, यानी कि लौह और रक्त की नीति। तो ये एक सिंपल सी एक लाइन ही अगर आप याद रख लेते हो ना, तो उसके बाद में आराम से आपको सारी इवेंट, सारी स्टोरीज याद हो जाएगी, जिसको आप हाईलाइटेड पॉइंट में एकदम अच्छे से अंडरलाइन करके और उन पॉइंट्स के साथ अगर आप विस्तृत वर्णन करना चाहो तो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद इटली का एकीकरण। इटली हमने पढ़ा था कि इटली जो है वो 7 अलग अलग राज्यों में विभाजित था, 7 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित था, जिसमें मध्य का जो भाग था वो पोप के अंडर था। सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट जो था वो इटालियन डायनेसिटी के अंदर था, इटालियन राजवंश के अंदर था। और इटालियन राजवंश के अंदर होने के कारण उस पर ही सारा भार आया कि वो इटली के एकीकरण को संभाले। तो फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की कूटनीतिक संधि और इसी वजह से 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा पाने में संभव हुआ। अब इसमें हमने पहले पढ़ा जैसेपे मैजनी, जिसने रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उनको स्टार्ट किया था, लेकिन अब 2 लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक है सार्डिनिया पीडमोंट का जो प्रधानमंत्री था कावूर, और दूसरा जैसेपे गैरिबाल्डी, जिसने इटली का जो बाकी बचा हिस्सा था वो जीता और बिना किसी स्वार्थ के अपने राजा के हवाले कर दिया। तो इन 2 का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान है, कैवूर का भी और साथ ही साथ गैरिबाल्डी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इटली के एकीकरण में। इटली का एकीकरण जो था वो कैवूर के, हम कह सकते हैं, कूटनीतिक संधियों पर निर्भर करता था। कूटनीतिक संधियां का मतलब ये है
कि फ्रांस जो है, फ्रांस की डेनमार्क और बाकी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, खास करके ऑस्ट्रिया के साथ। फ्रांस और ऑस्ट्रिया बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन कैवूर ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि की कि अगर हम ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते हैं तो आप उस समय बीच में नहीं आएंगे, एक तटस्थ भूमिका निभाएंगे, और ऐसे में हम क्या करेंगे, हम अगर जीत जाते हैं तो हम आपको जीते हुए हिस्से में से कुछ हिस्सा देंगे। तो ये सब करके उसने पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया को अलग किया, उसके बाद में एक एक करके सबको जीता, और उसके साथ ही इटली का एकीकरण जो है संभव हो पाया। बाद में 1861 में इमैनुअल जो द्वितीय थे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उनको एकीकृत इटली का राजा बनाया गया था। तो इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ। तीसरा एकीकरण जो था वो था ब्रिटेन का। अब मैंने जब आपकी बात ये एकीकरण की, इंटीग्रेशन की बात शुरू की थी, देन आई हैव टोल्ड यू दैट इज वेरी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन इज अ वेरी स्ट्रेंज केस ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाई दिस इज स्ट्रेंज? ये इतना स्ट्रेंज क्यों है? ये स्ट्रेंज इसलिए है कि बाकी के जो देश थे वो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद है, जो उसकी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने ही इलाकों को एक किया, लेकिन ब्रिटेन ने कुछ ऐसे इलाकों को अपने अंदर मिलाया जो वास्तव में एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, नृजातीय दृष्टि से अगर हम देखें तो भी उससे बिल्कुल अलग थे। तो वो क्या था, उसमें क्या किया गया था, आंग्ल संसद यानी ब्रिटेन की जो संसद है उसने 1688 में ही राजतंत्र को समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ राजतंत्र को समाप्त करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजा का पद ही समाप्त कर दिया, बल्कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम यानी कि संवैधानिक राजतंत्र कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, जहां राजा ने अपनी जो शक्तियां हैं वो खुद ब खुद संविधान में या फिर पार्लियामेंट में ट्रांसफर कर दी थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम वहां 1688 में स्थापित हुआ। इसके बाद एक राष्ट्र राज्य का निर्माण जो है इंग्लैंड में हुआ, और इंग्लैंड इसके सेंटर में था। सेंटर में होने का मतलब ये है, हम क्या करते हैं, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ये एक ही मान लेते हैं। ये एक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, इंग्लैंड एक छोटा राज्य है, ठीक है। और उसके बाद में उसमें अगर स्कॉटलैंड और वेल्श को मिला दिया जाए तो वो ब्रिटेन बनता है, और उसके बाद में अगर उसमें आयरलैंड को भी मिला दिया जाए और साथ ही जो है बाकी जो क्षेत्र है उनको भी मिला दिया जाए, तब वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन बनने की ये जो कहानी है, इस कहानी में इंग्लैंड सबके बीच में रहा, उसके बिल्कुल ही सेंटर में रहा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन हुआ। इस संधि को क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है। ये 1707 में हुआ। किस किस के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन उस समय किया गया। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं, उसका गठन उस समय किया गया। इंग्लैंड के स्कॉटलैंड पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़े, क्योंकि इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश की, उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की, उनको प्रभुत्वता जमाने की वहां कोशिश की थी। फिर 1801 में, अब देखो, एक एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1707 में एस्टेब्लिश हुआ था, और दूसरा एक्ट ऑफ यूनियन 1801 में हुआ था। 1707 वाले एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिलाया गया, और 1801 के एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया। आयरलैंड में जो है बहुत ही एथनिक डाइवर्सिटी थी, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया और उसको इंग्लैंड के प्रभाव में ले लिया गया। अब ये जो है हमने पढ़े कि किस तरह से एकीकरण हुआ और राष्ट्रवाद का जो है वो बढ़ावा, राष्ट्रवाद को किस तरह से इनको बढ़ावा मिला। फिर उसके बाद में 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक फिर से एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा शामिल किया गया, और 18वीं सदी में राष्ट्रों के मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन की जो तैयारी की गई। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन या जिसको हम मानवीकरण कहते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि आप अपने राज्य को, आप अपने राष्ट्र को, आप अपने देश को, नेशन को जो है वो एक नेशन की तरह नहीं देखकर एक इंसान की तरह देखते हैं। जैसे हम भारत माता को देखते हैं ना कि किस तरह भारत माता है, भारत माता का नाम लेते ही एक छवि हमारे मन में उभर जाती है। तो ठीक उसी तरह उन देशों में भी पर्सोनिफाई किया गया, उन राष्ट्रीय राज्यों को भी। तो वो पर्सोनिफिकेशन जो किया गया था वो 18वीं सदी में किया गया था। फ्रांस में जो पर्सोनिफिकेशन किया गया था उसको नाम दिया गया मारियाना, और जर्मनी में जिसको पर्सोनिफाई किया गया था उसको नाम दिया गया था जर्मेनिया। तो मारियाना और जर्मेनिया उनको नाम दिए गए थे। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बाल्कन रीजन का। बाल्कन रीजन क्या थे, 1871 के बाद तनाव का क्षेत्र बाल्कन रीजन बन गया। जो बाल्टिक सागर है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो तनाव का क्षेत्र बने। क्यों बने, क्योंकि पहले वहां पर ऑटोमन साम्राज्य का जो है अधिकार था। ऑटोमन साम्राज्य जो था
वो वहां पर कमजोर पड़ा, और जैसे ही वो वहां पर कमजोर पड़ा, वहां के राज्यों पर अधिकार करने के लिए ये सारे यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें जर्मनी भी है, इटली भी है, डच यानी हॉलैंड भी है, और साथ ही साथ ब्रिटेन तो है ही, फ्रांस भी है, तो ये सब जो है उन पर कब्जा करने के लिए, उनको अपना उपनिवेश बनाने के लिए बिल्कुल टूट पड़े। और अंत में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब इन बाल्कन देशों के अंदर कौन कौन से कंट्रीज को कंसिस्ट किया जाता है? रोमानिया, बल्गेरिया, यूनान और मैसेडोनिया। ये चार, वैसे तो आपकी बहुत सारी कंट्रीज उसमें नाम दिए गए हैं, लेकिन आप ये 4-5 कंट्रीज के नाम याद करेंगे, रोमानिया, बल्गेरिया, यूनान और मैसेडोनिया। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, इन पर अधिकार करने के लिए बाल्कन रीजन में जबरदस्त जो है कंपटीशन हुआ। और ये शुरू कब हुआ? ये 1871 के बाद शुरू हुआ। 1871 के बाद जब सारी कंट्रीज इन पर अपना अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगी, तो ऐसे में बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन शुरू हुआ। और इस कंपटीशन की परिणति कब हुई? इस कंपटीशन की परिणति हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब ये इस प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ये 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आपके पहला चैप्टर है। तो ये वो नोट्स हैं जो आपको पूरी तरह से पहले चैप्टर के लिए रूबरू कर देंगे। पहले चैप्टर आपको लर्न करना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ेंगे। तो आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आप क्विकली ये सारे टॉपिक्स को देखिए, तो उससे आपका पहला चैप्टर क्लियर हो जाता है बिल्कुल ही। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के बाद अब चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। हमारा सेकंड चैप्टर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में किस तरह से नेशनलिज्म अराइज हुआ, किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, उस पर डिपेंड करता है। अब हम जब ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर है। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ ये देखा। अब हम भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत जब करेंगे, तो हमारा पहला ही पॉइंट होगा कि पहले विश्व युद्ध की भारत पर क्या प्रभाव पड़े। अब भारत तो हालांकि उसमें शामिल ही नहीं था। इस अध्याय में हम भारत के राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे, कैसे 1920 के बाद के समय से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और अंत में भारत भी ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया। अब शुरुआत हम वहीं से करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण खाद्य पदार्थों की कीमत में बहुत वृद्धि और हुई, और उसी समय फ्लू की महामारी भी फैली, जिसमें करीब 120 से 130 लाख यानी कि लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है वो मर गए थे उस फ्लू में, जो फ्लू उस समय फैला था। 1915 में गांधी जी भारत आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या क्या कब कब गांधी जी ने किस तरह और क्या क्या जो है आंदोलनों को संचालित किया था। 1915 में गांधी जी भारत आए थे। 16 में उन्होंने पहला आंदोलन किया जो कि चंपारण का था। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। चंपारण में जो नील के किसान थे, जो नील की खेती करते थे, बटाईदार किसान थे, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे, उनके हक के लिए गांधी जी ने लड़ाई शुरू करी। और 1917 में खेड़ा, गुजरात के किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और 1918 में अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे, उनके लिए गांधी जी ने काम किया। यानी कि लगातार 4 साल जो है वो आपको याद रखने ही है। उनकी ट्रिक भी आपको बताई हुई है वीडियोस में। 15 में गांधी जी भारत आए। 16 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। 17 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, और 18 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया था। अब इसी बीच क्या हुआ, 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने ब्रिटेन की संसद में एक एक्ट पारित करवा दिया। अब इन चीजों की बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के एंड में क्या बताया कि 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। अब जब विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भाग लिया है, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक, सामरिक हर रूप से कमजोर पड़ेगा। हालांकि वो जीत गए थे युद्ध, लेकिन फिर भी जीतो चाहे हारो, चोट तो लगती है ना झगड़े में। तो वही ब्रिटेन के साथ हुआ कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं आर्थिक, सामरिक रूप से कमजोर पड़ गया, और उनको ऐसा लगा कि कहीं हमारी इस कमजोरी का फायदा हमारे जो उपनिवेश हैं, जो हमारे गुलाम राष्ट्र हैं, वो नहीं उठा रहे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में उन्होंने उन राष्ट्रों पर, वहां के जो लोग थे, जो क्रांति कर सकते थे, जो लोगों में चेतना फैला सकते थे, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे कानून पास किए जो बहुत ही अजीब थे। और इसीलिए ऐसे कानूनों को काला कानून भी कहा गया, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट था 1919 का रॉलेट एक्ट। क्या था रॉलेट एक्ट? सर सिडनी रॉलेट ने ब्रिटेन संसद में एक एक्ट पारित करवाया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी ऐसे इंसान को जिस पर सरकार को शक होता है
कि वो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है, उसको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा, उसको बिना किसी मुकदमे के सुनवाई के जेल में रखा जा सकेगा और 2 साल कम से कम तक बंदी बनाया जा सकेगा। यानी ना अपील, ना दलील, ना वकील, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको पकड़ो, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दो। तो ये जो सिडनी रॉलेट ने जो ये एक्ट बनाया था, रॉलेट एक्ट जिसको कहा गया, ये रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया, जिसमें लोगों पर बिना मुकदमा किए 2 साल जेल में बंद करने का अधिकार सरकार को मिल गया था। और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में सभाएं हुई, पूरे देश में विरोध किया गया इसका। और उसी समय क्या किया गया, फिर पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि आप कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते, आप कोई सभा नहीं कर सकते, आप हथियार नहीं ले जा सकते, वो सब चीजें। और उसी समय मीनवाइल दैट टाइम बैसाखी का पर्व आया। बैसाखी का जो पर्व होता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 13 अप्रैल को। तो उस टाइम गांव के लोगों को उतना पता भी नहीं था। अब कुछ लोग तो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में कि भाई बैसाखी के पर्व पर हम जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कर लेते हैं, और गांव वाले बेचारे घूमने के लिए भी आए थे। तो इस तरह जलियांवाला बाग में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और जनरल डायर ने, क्योंकि उसका एग्जिट पॉइंट कोई दूसरा था नहीं, उस एग्जिट को बंद करके और जनरल डायर ने वहां पर जो है शूटिंग ऑर्डर दे दिए, वहां पर शूट कर दिया, वहां पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए, और इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश इसमें दिया था। फिर उसके बाद मार्च 1919 मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स या अली बंधु भी कहा जाता है, वो इसके नेता थे। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इस कलकत्ता अधिवेशन के बाद क्या हुआ? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आई जिसका नाम था हिंद स्वराज, ये 1909 में आई थी, और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति, इस आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। अब बच्चे क्या करते हैं, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत लिख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 1920 में पहले कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जहां ये देखा गया कि किस तरह से जो खिलाफत आंदोलन है उसको आगे ले जाया जा सकता है, और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जहां पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अभी खिलाफत आंदोलन क्या है, देखो वापस से घटनाओं को वही जोड़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि टर्की जो है वो ब्रिटेन के विरोधी देशों में था, तो टर्की में उस समय खलीफा का शासन होता था। टर्की या तुर्की भी जिसे कह सकते हैं। खलीफा क्या होता है? खलीफा को पूरे विश्व में मुस्लिम जो आबादी है उनका स्पिरिचुअल, उनका जो है आध्यात्मिक गुरु या राजनीतिक मसीहा, या जिसको हम कह सकते हैं राजनीतिक मुखिया माना जाता है। राजनीतिक और आध्यात्मिक मुखिया माना जाता है किसका? पूरे विश्व की मुस्लिम समुदाय का। तो ऐसे में जब टर्की हार गया, तो टर्की के जो शासक थे खलीफा, उनके पद को समाप्त करने की बात हुई, जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत। तो ऐसे में वो संधि ना लागू की जाए, खलीफा के पद को समाप्त ना किया जाए, इसके लिए पूरे विश्व में मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की अली ब्रदर्स या अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। तो गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छा रास्ता अपनाया, क्योंकि हमने देखा कि 1905 के बाद जब से भारत में डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम शुरू हुआ था, बंग भंग हुआ था, बंगाल विभाजन, उसके बाद से भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत ज्यादा केओस उत्पन्न हो गए थे, बहुत ज्यादा रायट्स होने लगे थे, बहुत ज्यादा दंगे होने लगे थे, और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो सांप्रदायिक राजनीति है, वो भारत में की जा रही थी। अंग्रेज तो वैसे ही बांटो और राज करो पर विश्वास करते थे। तो ऐसे में ये कहा गया कि गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में इनका साथ देते हैं, तो असहयोग आंदोलन में हमें भी मुसलमानों का साथ मिलेगा। और गांधी जी का ये कदम बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। सबसे पहले गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ दिया, और बदले में गांधी जी को अपने असहयोग आंदोलन में भी मुस्लिमों का साथ मिला। तो ये जो दो तरफा सहयोग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था असहयोग आंदोलन के लिए। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे पहले गांधी जी की पुस्तक जो थी हिंद स्वराज, वो 1909 में आई थी। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति, और इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 1921 से। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान के मजदूर कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, और 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया,
क्यों ले लिया गया? उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, जहां पर चौरी चौरा नाम की जगह पर लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे। उन पर पुलिस वालों ने डंडे बरसाए, तो विरोध में उन्होंने पुलिस वालों को थाने में बंद करके और आग लगा दी और वहां पर 21 पुलिस वाले जलकर मर गए। ऐसे किसी भी प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन की गांधी जी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो इसी से व्यथित होकर 5 फरवरी को ये चौरी चौरा कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था और ये कहा गया कि उसके 10 साल बाद इसकी जो है रिव्यू किया जाएगा, इसका पुनर्वीक्षण किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन भारत में इतनी सारी घटनाएं होने लगी तो उन्होंने क्या किया, 1927 में ही इसके रिव्यू के लिए एक समिति का गठन किया गया जो कि सर साइमन की अध्यक्षता में था। अब ये जो साइमन कमीशन हुआ ये 1928 में भारत आया। लेकिन देखो, भारत पर कोई कानून लगाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको नाम दिया गया, उसकी रिव्यू की जा रही है, लेकिन इस समिति में एक भी इंडियन नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई। इससे पहले जितने भी अधिवेशन हुआ वहां सिर्फ जो है थोड़े बहुत सुधारों की मांग की गई। 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार और यही वजह है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उस पर सिग्नेचर कर दिए गए थे, अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन लागू उसे कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ताकि इस दिन को यादगार बनाया जा सके। उसके बाद 1930 के बाद दांडी यात्रा जो 11 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चली, वो क्यों थी? वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। 5 मार्च गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए माने और अंग्रेज भी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हो गए। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की जिसको हम कहते हैं उसका गठन किया गया। ये बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। 1930 में रेलवे मजदूर और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। गोदी कामगार किसको कहते हैं? जो डॉकयार्ड पर काम करने वाले होते हैं उनको गोदी कामगार कहा जाता है। 1930 में अंबेडकर ने दलितों का दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठन किया और गांधी जी ने इन अछूतों को हरिजन का नाम दिया था। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट फाइल किया गया जहां दलितों को चुनाव में आरक्षित सीट दी गई। क्या था ये पूना पैक्ट? एक्चुअल में जिस तरह से मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरेट, अलग से जो है क्षेत्रों को निर्धारित किया गया, चुनने के लिए चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे अलग से, तो डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि जो दलित वर्ग है उनके लिए भी अलग इलेक्टोरेट्स बनाए जाए। लेकिन गांधी जी का मानना ये था कि इससे पूरा देश बट जाएगा और गांधी जी ने अंबेडकर के साथ लंबी वार्ता की और फाइनली सितंबर 1932 में अंबेडकर इस बात के लिए राजी हो गए कि दलितों को अलग इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, लेकिन किया क्या जाएगा? दलितों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो चैप्टर वाले फैक्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार वंदे मातरम गीत की रचना की जिसको उन्होंने अपने एक नॉवेल में शामिल किया। उस नॉवेल का नाम था आनंद मठ, ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार भारत माता की छवि बनाई थी जो एक सन्यासिनी के वेश में थी, जिसको बाद में इवेल्यूट होते होते हम जो आज की फोटो देखते हैं वो है, लेकिन सबसे पहले जो छवि बनाई गई थी वो एक सन्यासिनी की छवि थी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय एक तिरंगा बनाया गया जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था, लेकिन गांधी जी ने 1921 में इस तिरंगे को थोड़ा चेंज किया और उस चेंज तिरंगे में क्या किया गया? सफेद, हरा और लाल रंग बनाया गया, जिसका बाद में भारत में सफेद, लाल और केसरिया रंग शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद जो है उसके भी इवेंट्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़े कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये दूसरा चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है। अब तीसरा चैप्टर जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। बहुत सारे इवेंट्स इसमें ऐसे हैं जो शायद प्रथम विश्व युद्ध से बहुत पहले के हैं और बहुत सारे प्रथम विश्व युद्ध के बाद के हैं। तो ये इवेंट्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। किस तरह से ये पूरी दुनिया जो है आज हम जिस तरह से इसको देखते हैं ग्लोबलाइज्ड, ग्लोबल बने हुए, वो किस तरह से बनी।
सिल्क रूट चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये रास्ता क्या करता था, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। क्या थे सिल्क रूट? ये वो रास्ते थे जिनके माध्यम से भारत से मसाले और सूती कपड़ा और चीन से सिल्क के कपड़े और पॉटरी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, वो पूरे विश्व में जाते थे। और ये रास्ते सिल्क रूट कहलाए क्योंकि सिल्क एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट था जो इधर से उधर जाता था, तो इसलिए इनको सिल्क रूट कहा जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी एक अज्ञात महाद्वीप की खोज की जिसको हम आज अमेरिका के नाम से जानते हैं। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली व स्पेनिश सेनाओं की विजय का दौर शुरू हुआ और अमेरिका को उपनिवेश बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह का प्रवाह होता है, पहला व्यापार, दूसरा श्रम और तीसरा पूंजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे सब तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपके वेरी शॉर्ट भी बनते हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी बनते हैं। तो सबसे पहला जो प्रवाह होता है या जो फ्लो होता है वो है ट्रेड का फ्लो या व्यापार का फ्लो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यापार क्या होता है, कोई भी इंसान हमेशा व्यापार करेगा ही, ठीक है ना। एक चीज को लेके दूसरी चीज देना और दूसरे अपनी चीज को देके दूसरी चीज खरीदना, ये इंसान का हमेशा से ही बना रहा है, क्योंकि सब चीजें एक इंसान के पास नहीं हो सकती, तो उसे जरूरत पड़ती रहती है, तो ऐसे में खरीदना बेचना चलता रहता है। तो ये खरीदना बेचना जो है वो जब एक से दूसरे देश में हो तो उसको व्यापार का प्रवाह कहा जाता है। जैसे भारत में मसालों की भरमार थी, सूती कपड़े बहुत अच्छे बनते थे, तो उन सूती कपड़ों को हम भारत तक नहीं रखकर, उन मसालों को भारत तक नहीं रखकर दूसरे देशों में बेचने जाना और फिर वहां की चीजों को यहाँ लाकर बेचना, ये व्यापार का प्रवाह कहलाता है। दूसरा है श्रम का प्रवाह। जैसे जैसे किसी जगह पर जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे क्या होता है, वो जनसंख्या जो है काम मांगती है, रोजगार मांगती है, अपने लिए कमाई मांगती है, तो वो कमाई, वो रोजगार, वो एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाना जरूरी होता है। अगर नहीं होता है तो वो लोग वहां से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाते हैं, वहां अपने लिए काम ढूंढते हैं। तो ये जो श्रम एक से जगह दूसरी जगह जाता है उसको श्रम का प्रवाह कहा जाता है, फ्लो ऑफ लेबर कहा जाता है। और तीसरा है पूंजी का प्रवाह, फ्लो ऑफ कैपिटल, कि जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जब इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या कहा जाता है, फ्लो ऑफ कैपिटल। तो 3 तरह के फ्लो होते हैं, प्रवाह होते हैं, पहला व्यापार का, दूसरा श्रम का और तीसरा पूंजी का। अब बड़े उद्योगपतियों के दबाव में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसको हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में क्या हुआ, बड़े उद्योगपतियों के दबाव में बाहर से आने वाले कॉर्न यानी मक्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड में बहुत कम जगह जो थी वो कल्टीवेट होती थी, बहुत कम जगह वहां पर खेती की जाती थी। तो ऐसे में जब मक्के पर, बाहर से आने वाले मक्के पर प्रतिबंध लगाया गया तो जो देश में मक्का मिल रहा था वो बहुत महंगा बेचा जाने लगा, क्योंकि एक सिस्टम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई, उसकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत कम हो, बहुत कम उसकी सप्लाई हो, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होती जाएगी तो उसकी रेट, उसकी प्राइस, उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ऐसे में मक्का बहुत महंगा हो गया और जो आम लोग थे वो इस चीज का बहुत विरोध करने लगे और फाइनली इस लॉ को, इस मकई कानून को वापस ले लिया गया। जनता के दबाव से कानून निरस्त तो हो गया, लेकिन इसका उल्टा असर ये हुआ कि अब आयातित वस्तुओं की कीमत कम थी, जिसके कारण वहां के किसान जो है वो गरीब हो गए थे। तो पहले सब बैलेंस चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये कॉर्न लॉ आया उससे वहां पर किसानों में बहुत दिक्कत शुरू हो गई। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, बहुत ज्यादा। इसको हम कौन सा प्रवाह कहेंगे, इसको हम श्रम का प्रवाह कहेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पुंजब है उसके अर्ध रेगिस्तानी इलाकों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया और बाद में लोगों ने इसके आसपास बसाया गया और इसी जो क्षेत्र है इसको कैनाल कॉलोनी कहा जाता है। जो सतलुज नदी है, रावी नदी है, इनसे जो है नहरें निकाली गई और इन नहरों के माध्यम से वहां पर खेती करवाने की कोशिश की गई और बाद में वहां लोगों को बसाया गया। तो ये जो सिस्टम है ये कैनाल कॉलोनी या नहर जो है उपनिवेश कहलाए। तो ये कैनाल कॉलोनी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो बन रहे हैं सिर्फ उन्हीं से आपके ये नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको सिर्फ उतना ही याद रहे या उतना ही आपके एग्जैक्टली रिवाइज हो जिसके क्वेश्चन आ सकते हैं।
1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की जो बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे को सीधी सीधी लकीरें खींचकर, क्योंकि जब देश हमने देखा है, जब कोई भी देश होता है तो वो किस तरह बांटा जाता है, उसकी जो सीमा होती है वो बिल्कुल ऐसे घुमावदार होती है। तो ऐसे में सीमाएं निर्धारित करना इतना आसान नहीं रहता। तो इन्होंने क्या किया, जो अफ्रीका महाद्वीप है, आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप की बनावट कुछ ऐसी है, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप को इन्होंने सीधी सीधी लकीरें, लकीरें खींचने का मतलब ये नहीं कि लकीरें उसके ऊपर खींचिए, इसका मतलब ये कि भाई ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक मेरा, ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा इस देश का। तो इस तरह से इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को ही विभाजित कर लिया था। 1890 के दशक के आखिरी दशकों में अमेरिका जो है वो एक औपनिवेशिक ताकत बन गया। जो अमेरिका पहले खुद गुलाम था वो धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि वो खुद दूसरे देशों को उपनिवेश बनाने लगा। और भारत से भी दूसरे देशों में अनुबंधित मजदूर, या जिनको हम इंडेंचर लेबर कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, उनको ले जाया जाता था। और उनका शर्त क्या थी कि यदि मजदूर अपने बागान मालिकों के यहाँ 5 साल काम कर लेते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। वो फिर कई सारे मजदूर वहीं रह जाते थे, कई वापस आ जाते थे, कई अपना बिजनेस शुरू कर लेते थे। तो यही वजह है कि कई सारे जो देश हैं जैसे फिजी है, मॉरिशस है, वहां पर वहां के मूल निवासियों से ज्यादा तो भारतीय दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले उनको मजदूरों के रूप में ले जाया गया, फिर वो वहीं बस गए थे। हैदराबाद के सिंधी व्यापारी 1860 के दशक में ही दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम यानी दुकानें खोलने लगे। और वहां उन्होंने ये दर्शाया कि किस तरह से वो भी व्यापार कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। तो भारत का जो व्यापार है वो भी 1860 के दशक के बाद फलने फूलने लगा। ब्रिटिश सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसका निर्यात कहाँ करती थी? इसका निर्यात चीन में करती थी। तो ओपियम जो है वो भी भारत और चीन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बन के उभरा। पहला विश्व युद्ध जो हुआ वो मित्र राष्ट्रों यानी कि जो अलाइड कंट्रीज थी उनमें कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस कंट्रीज में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, टर्की, ऑस्ट्रिया हंगेरियन कंट्री और टर्की, उनके बीच में अगस्त 1914 में शुरू हुआ। 90 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। इस युद्ध के कारण अमेरिका कर्जदार से कर्जदाता बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए शामिल कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है, जो कि यूरोप की बड़े बड़े कंट्रीज हैं। अब ये इन्होंने युद्ध लड़ा तो इनको नुकसान भी बहुत हुआ। तो ये जो बड़ी कंट्रीज है ये तो निचले पायदान नंबर आ गई, और अमेरिका चूंकि सीधे सीधे इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं था तो वो कर्जदाता बन गया। इस युद्ध के कारण अमेरिका कर्जदार से कर्जदाता बन गया और ब्रिटेन को बहुत ही बड़ा कर्जा लेना पड़ा था। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमने इंडिया पर देखा था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई, उसके बाद में 1929 से आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई जो 1931 तक चली। और कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की स्थिति बन गई क्यों? और वो बिक नहीं रहा था, तो ऐसे में मंदी बहुत ज्यादा फैल गई। यूरोप के कई बड़े बैंक डूब गए, देश पर कर्ज बहुत बढ़ गया और अमेरिका ने भी घरेलू कर्जे देना अब बंद कर दिया था। तो इस तरह से जो महामंदी आई थी, जो जिसको रिसेशन कहते हैं या ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है, ये ग्रेट डिप्रेशन जो है वो 1930 में शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध धुरी शक्तियों यानी कि धुरी शक्तियां एक्सिस पावर में कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली के बीच में हुआ। और साथ ही एलाइड कंट्रीज भी थी जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका जो थे उनके बीच में हुआ। और इससे में 6 करोड़ लोग मारे गए। कहाँ? पहले विश्व युद्ध में सिर्फ 1 करोड़ के करीब लोग मरे थे और यहाँ 6 करोड़ लोग मरे हैं। और इसमें क्या हुआ? सोवियत संघ उभर कर आया। यानी पहले विश्व युद्ध के बाद जो उभर कर आने वाला देश था वो था अमेरिका, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उभर कर आने वाला देश था वो था यूएसएसआर, या जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और विश्व बैंक का भी गठन किया गया। ये संस्थाएं 1947 से सक्रिय है और ये ही ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहलाती है। 2 संस्थाएं थी, कौन कौन सी थी? एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF भी कहा जाता है। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी उसी समय बनाया गया। ये संस्थाएं क्यों ये संस्थाएं जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुई? क्योंकि इन संस्थाओं में जिन देशों का ज्यादा हिस्सेदारी थी उन्हीं देशों को ज्यादा वोटिंग भी दिया गया। तो इस तरह ये संस्थाएं कहीं ना कहीं उन जो विकसित देश थे उन्हीं के हितों की पूर्ति करने वाली संस्थाएं बन के रह गई थी। और इन्हीं संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन या ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, कई कई इनको ब्रेटन वुड सिस्टर्स भी कहते हैं। तो ये कौन सी 2 संस्थाएं थी? एक IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
और दूसरा वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। ये नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, इसको नियो कहा जाता है, के अंतर्गत G77 का गठन हुआ, जिसमें विकासशील देश जो है उनके विकास के लिए संगठन बनाया गया। अब ये नियो क्या होता है? नियो का मतलब होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया कि जो विकसित देश हैं, देखो उन्होंने किसी न किसी तरह सारे रिसोर्सेज पर, सारे के सारे संसाधनों पर अपना हक जमा लिया था, वो उस पर अपने कुंडली मार के बैठ गए थे। तो ऐसे में नियो लागू करने से हुआ ये कि विकासशील देशों को भी उन पर हक दिया गया, अपने अपने संसाधनों को यूज करने का जो है हक दे दिया गया, साथ ही साथ उनको नई नई तकनीक हासिल करने का भी हक दिया गया। तो ये सब नियो यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से शुरू किया गया और इसी से G77 का गठन हुआ। G77 क्या है? ग्रुप 77 जिसमें विकासशील देश है। क्या है? ऐसे देश जो विकसित हो चुके थे, लेकिन वो तो अलग ही थे, वो तो कुछ ही देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, रशिया है। उन अगर देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश जो अभी अभी आजाद हुए थे, वो देश अब अपने विकास में लगे हुए थे। तो ऐसे देशों को विकासशील देश कहा गया। ऐसे विकासशील देशों का एक ग्रुप बनाया गया जिसको ग्रुप 77 या G77 नाम दिया गया और ये संघ जो है नियो के अंतर्गत बनाया गया, जिसको हम कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये है वो महत्वपूर्ण इवेंट्स, वो महत्वपूर्ण घटनाएं, वो डेट्स और वो नाम जो आपको थर्ड चैप्टर में याद करते हैं। तो एक क्विक सा रिवीजन ले लिया है हमने अपने हिस्ट्री के सेगमेंट का, जिसमें तीनों चैप्टर्स को मैंने आपको एकदम फटाफट से, इससे ज्यादा संक्षिप्त नहीं हो सकता था, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को इस लेवल पर ले जाइए दैट यू विल गेट +90 मार्क्स। ओके, तो आपको +90 मार्क्स लेके आने हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के सेगमेंट से। जल्दी ही मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।